नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने भारतीय मानसून पर एल नीनो प्रभाव की चर्चा की थी तथा बताया था कि किस प्रकार एल नीनो प्रभाव के कारण कभी भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज का मेरा वीडियो उसी से संबंधित है और यह टॉपिक है वाकर परिसंचरण ऑब्लिक दक्षिणी दोलन, जिसे हम सदर्न ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं। यह घटना जो है एंसो इफेक्ट के नाम से भी जानी जाती है। एंसो इफेक्ट मतलब जब एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन का प्रभाव सामान्य रूप से एक साथ अध्ययन इसका किया जाता है तो इसे हम एंसो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दक्षिणी दोलन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में वायुदाब की स्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न परिसंचरण की संवहनीय कोशिका को ही वाकर परिसंचरण कहा जाता है या दक्षिणी दोलन कहा जाता है। स्पष्ट है कि इस वाकर संचलन तथा दक्षिणी दोलन की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के पास जल की सतह पर वायुदाब प्रवणता के कारण होती है। ध्यान देंगे, प्रशांत महासागरीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो वायु का परिसंचरण होता है वह एक सेल के रूप में होता है। ध्यान देंगे, प्रशांत महासागर एक बहुत बड़ा सागर है, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के पूर्वी भाग और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का पश्चिमी भाग जो है, इसमें पवन परिसंचरण की एक सामान्य कोशिका बनती है और एक विपरीत स्थिति बनती है। इसी को हम जानेंगे कि यह स्थिति क्या है। तो यहाँ पर मैंने पवन परिसंचरण, ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग समझ लें कि यह जो है एक भाग जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, जिसके पूर्वी भाग में, प्रशांत महासागरीय के पूर्वी भाग में दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की स्थिति है और पश्चिमी भाग में दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई का भाग शामिल किया जाता है। आप यहाँ पर यह भी समझ लें कि महाद्वीपों का पश्चिमी भाग महासागरों का पूर्वी भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर यह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। तो जब हम महासागर का पूर्वी भाग बोलेंगे तो आप समझेंगे कि यह महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है। क्लियर है? तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है वायुमंडलीय परिसंचरण की सामान्य दशा क्या होती है? तो यहाँ पर मैंने वायु परिसंचरण की दो स्थितियां दिखाई है। एक स्थिति है जो मैंने रेड कलर, एक स्थिति जो है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है। यह है वायुदाब की सामान्य परिसंचरण स्थिति, सामान्य अवस्था, जिसमें एक सेल का निर्माण हो रहा है। और दूसरा जो है एक रेड कलर से दिखाया गया है, यह भाग जो वायुमंडल की परिसंचरण की विपरीत अवस्था है, जो मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स के रूप में आपको दिखाया है। तो इसे हम समझते हैं कि यह क्या है, और अगर इसको समझ लें तो यही है दक्षिणी दोलन। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य दशा क्या है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में या पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में हाई प्रेशर की स्थिति डेवलप होती है। यह सामान्य स्थिति है जि दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है कि यह क्षेत्र जो है, यहाँ पर का भाग जो है यह लो प्रेशर का भाग है, काफ़ी अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद ऊपरी वायुमंडलीय उच्च तलीय प्रवाह के क्रम में यह पूर्व की ओर मूव करती है और पुनः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर या पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट पर यह नीचे की ओर उतरती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वायु का अवतलन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है। यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति का दूसरा प्रमुख कारण है ला नीना की स्थिति। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब एल नीनो का प्रवाह यहाँ से चल रहा है इस ओर, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में पानी का संग्रह काफ़ी अधिक हो जाता है और यहाँ का सी लेवल जो है लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से एक अंतर्धारा जन्म लेती है जो लगभग 300 मीटर की गहराई तक जाती है और 300 मीटर की गहराई के बाद यह यहाँ से फ्लो करते हुए नीचे से प्रशांत महासागर का नीचे से ठंडा जल जो है ऊपर की ओर उद्वेलन होता है, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है और पुनः उच्च तलीय प्रवाह के क्रम में यह पूर्व की ओर मुड़ रही है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे नीचे की ओर उतर रही है। इसका एक प्रमुख कारण है यहाँ पर एंडीज पर्वत की स्थिति भी। क्लियर है?
तो अब इससे जब नीचे की उतरती है तो यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति होती है, और हाई प्रेशर होने के कारण पुनः यहां से सतहीय प्रवाह यानी सरफेस फ्लो होता है जो सागर के तट के सहारे होता है, और यह हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की इस तरह चलती है। तो एक स्पष्ट एक कोशिका का निर्माण हो रहा है। यह कोशिका वायु परिसंचरण की सामान्य कोशिका के नाम से जानी जाती है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति होती है तो इस क्षेत्र में सामान्य रूप से जलवायु कैसी होती है, तो ड्राई होता है, सूखा होता है, और यह क्षेत्र जो है वर्षाविहीन क्षेत्र होता है। और इसी कारण देखेंगे इस क्षेत्र में अटाकामा का चिली और पेरू के तट पर एक डेजर्ट का निर्माण हो रहा है। अटाकामा का डेजर्ट जो विश्व का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही यहाँ से जो हवाएं चल रही है समुद्र की ओर से चल रही है, तो इस क्षेत्र में जब आती है और यहाँ से पुनः गर्म होकर उठ रही है तो इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन यह क्षेत्र जो होता है यह ड्राई होता है। तो यह वायुमंडलीय परिसंचरण की एक सामान्य स्थिति है, जो सामान्य स्थिति। लेकिन जब इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसी विपरीत स्थिति को कहा जाता है दक्षिणी दोलन। होता क्या है कि अक्टूबर नवंबर महीने में एल नीनो घटना के फलस्वरूप, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में कर दी है, आप एल नीनो घटना को पिछले वीडियो में जाकर उसको आप देखकर समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि अक्टूबर नवंबर महीने में एल नीनो घटना के फलस्वरूप क्या होता है कि पेरू और इक्वेडोर के तट पर गर्म जल राशि के आने के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि चूंकि वायु गर्म हो जाती है, गर्म जल के कारण यहाँ की वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर यह ऊपर उठती है, तो इस क्षेत्र में लो प्रेशर की स्थिति डेवलप होती है। क्लियर है। और यहाँ से लो प्रेशर के कारण यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठने के बाद उच्च तलीय प्रवाह के साथ में यह पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर चलती है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में इन हवाओं का नीचे दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों के पास इनका अवतलन होता है। हवाएं नीचे की ओर उतरती है, और नीचे उतरने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है। तो जस्ट एक विपरीत जो स्थिति बन गई, यही विपरीत स्थिति जो है इसे हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है कि पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गर्म जल राशि के आ जाने से, क्लियर है, यहाँ पर गर्म जल राशि जो है इसके आ जाने के कारण क्या होता है कि एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, और यहाँ से हवा ऊपर की ओर, यहाँ से हवा जो है वह ऊपर की ओर उठती है, और इस ऊपर उठने के साथ में उच्च तलीय प्रवाह के रूप में यह पूर्वी पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चल रही है, और यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर एक हाई प्रेशर की स्थिति का निर्माण होता है और एक कंप्लीट सेल बनता है। इसी सेल को कहा जाता है, इसी विपरीत सेल को कहा जाता है वाकर परिसंचरण या दक्षिणी दोलन। तो स्पष्ट है कि आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी दोलन क्या है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में वायुदाब की परिस्थितियों में जो सामान्य अंतर होता है, जो भिन्नता होती है, कालिक भिन्नता होती है, और उसके कारण जो यहाँ पर हवाओं के परिसंचरण का प्रभाव पड़ता है, इसे ही हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह दक्षिणी दोलन जो है या वाकर परिसंचरण है, इसका वाकर परिसंचरण नाम क्यों किया गया, तो ध्यान देंगे कि एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे G.T. वाकर, उन्होंने इस परिघटना का सबसे पहले अवलोकन किया, और उन्हीं के नाम पर इस परिघटना को, इस फेनोमेना को कहा गया वाकर परिसंचरण। अब वाकर परिसंचरण या दक्षिणी दोलन सूचकांक की दो स्थितियां होती है, दो सूचकांक होते हैं, जो दो इंडेक्स होते हैं, और दो इंडेक्स में दो स्थलों का चयन किया गया है, और उन दोनों स्थलों के वायुदाब में जो भिन्नता होती है, स्थानिक और कालिक भिन्नता होती है, और उसके कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, दक्षिणी दोलन की फेजेज की स्थितियां उत्पन्न होती है, या उसकी शक्ति जो जनरेट होती है, उसकी शक्ति का जो निर्धारण किया जाता है, उसे हम कहते हैं दक्षिणी दोलन सूचकांक। तो वे दो स्थल आपसे पूछा जा सकता है कि वे दो स्थल कौन कौन सा है। तो पहला स्थल है दक्षिणी दोलन के इंडिकेटर के रूप में, इसका नाम है टहेटे, पश्चिमी प्रशांत टहेटे, पूर्वी प्रशांत महासागर का यह एक द्वीपीय क्षेत्र है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का यह एक द्वीपीय क्षेत्र है। इसकी स्थिति को अगर आप लोग जानेंगे तो आप कह सकते हैं कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच, पश्चिमी देशांतर में इसकी स्थिति है।
दूसरा जो इसका इंडिकेटर पॉइंट है वह है ऑस्ट्रेलिया का डार्विन। डार्विन यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और इसकी स्थिति जो है वह 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर, 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इन दो स्थलों के बीच में या इन दो स्थलों के बीच में जो वायुदाब का अंतर होता है और उस वायुदाब के अंतर के कारण जो स्थानिक और कालिक भिन्नता उत्पन्न होती है उससे दक्षिणी दोलन की फेजेज या उनकी शक्ति का निर्धारण किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दक्षिणी दोलन सूचकांक क्या है, तो दक्षिणी दोलन सूचकांक दो बिंदुओं के संदर्भ में है। एक बिंदु है पूर्वी प्रशांत महासागर में और दूसरा बिंदु है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पूर्वी प्रशांत महासागर में जो बिंदु है उसका नाम है टैहेटी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो बिंदु है उसका नाम है डार्विन। तो इस आधार पर हम वाकर परिसंचरण को देख सकते हैं या दक्षिणी दोलन को समझ सकते हैं। क्लियर है। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वह भारत की मिट्टी के संदर्भ में रहेगा।